नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संगम स्नान पर संग्राम बढ़ गया है। सपा मीडिया सेल से बीजेपी और सीएम योगी और बीजेपी पर हमला किया। सपा मीडिया सेल ने अखिलेश यादव के संगम स्नान की कई एंगल से तस्वीरें ट्वीट की है। ट्वीट में कहा गया है, सीएम योगी को स्नान का तरीका और परंपरा अखिलेश यादव से सीखनी चाहिए। तो वहीं ट्वीट के फौरन बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। केशव प्रसाद ने कड़ा जवाब देते हुए कहा है, अखिलेश यादव जी देर आए दुरुस्त आए। हरिद्वार में गंगा स्नान और महाकुंभ स्नान के बाद उम्मीद है कि अब आस्था की चोट पहुंचाने वाले बयानों से बचेंगे। वहीं इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने लिखा कि महाकुंभ की विशेषता अनेकता में एकता है। जो सपाई और कांग्रेसी अब भी महाकुंभ को लेकर मानसिक और दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। वे इलाज कराएं या ना कराएं पर महाकुंभ स्नान जरूर करें। तो बता दें, संगम स्नान पर संग्राम जारी है। जहां अखिलेश का संगम स्नान बड़ा सियासी तापमान के केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव जी देर आए पर दुरुस्त आए। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है, अखिलेश जी देर आए दुरुस्त आए। हरिद्वार में गंगा स्नान और महाकुंभ स्नान के बाद उम्मीद है कि अब आस्था को चोट पहुंचाने वाले बयानों से बचेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है। तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया था, जहां बीजेपी वालों के लिए तो यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य और दान के लिए आते हैं लोग। अखिलेश यादव जो है, जिस पर बात की जाए तो कुंभ मेले के लिए वहां से लखनऊ निकल जा नहाने के लिए। अभी तक तो वो कुंभ मेले के बारे में लगातार नकारात्मक टिप्पणियां करते रहे हैं और ऐसी टिप्पणियां करते रहे हैं जिससे कि सनातन धर्मावलंबी हैं उनको से चोट भी पहुंची है और जो श्रद्धालु आने वाले थे उनके को ही नकारात्मक संदेश गया है। अब मैं नहीं जानता कि किन कारणों से उनको इस तरीके से आज उन्होंने यात्रा बनाई है। मुझे लगता है कि कुछ सद्बुद्धि आई है, इस नाते वो जा रहे हैं। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, संगम स्नान को लेकर विवाद हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी को स्नान की नसीहत दे रहे हैं, तो क्या कुंभ राजनीति का अखाड़ा बन गया है? महाकुंभ को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बड़ा हमला बोलते रहे हैं और योगी सरकार को निशाने पर भी लेते रहे हैं। लेकिन कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ पहुंचकर स्नान किया और उनके स्नान की कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। स्नान की कई एंगल की फोटो भी जो है सपा की मीडिया सेल ने वायरल किया और बड़ा हमला बोला। कहा कि अखिलेश यादव से सीएम योगी को स्नान का तरीका सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब यह बड़ा हमला था और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के स्नान के बाद ही सियासी महासंग्राम छिड़ गया। इसके बाद ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लपेटने की कोशिश किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपाई और कांग्रेसी मानसिक और दोष से ग्रसित है। वह इलाज कराए या न कराए, लेकिन संगम का स्नान करना चाहिए। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी अपेक्षा जताई कि अब सपाइयों को सनातन धर्म के बारे में कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। उसके बाद इस तरह से सूर्य प्रताप शाही जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी सपाइयों को एक नसीहत दे डाली। तो इससे कहीं न कहीं सियासी पारा काफी हाई रहा और इसके बाद वार पलटवार का दौर चला। सपा की पोस्ट के बाद ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री है, उन्होंने भी सपा पर कटाक्ष
किया और कहीं न कहीं सनातन धर्म को अपमानित करने वाली पार्टी बताया। लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान किया, इसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। एक दूसरे की तरफ से पलटवार शुरू हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी की ही तरफ से की गई और जिस तरीके से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया और स्नान के तौर तरीकों को सीखने की बात यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को कही गई, इसके बाद जिस तरीके से सियासी भूचाल मचा है, इससे साफ कहा जा सकता है कि महाकुंभ कहीं न कहीं सियासी अखाड़ा बनता दिख रहा है। और जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव कभी व्यवस्थाओं को लेकर तो कभी महाकुंभ में जिस तरीके से बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने स्नान किया था उस पर भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कड़ी टिप्पणी की थी, तो इससे अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी महाकुंभ स्नान को लेकर आमने सामने आ गई है। हालांकि यह लड़ाई कहां तक बढ़ती है यह अंदाजा अभी नहीं है, लेकिन इससे सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो गया है। जी दिव्या। जी बिल्कुल आसिफ, हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होना है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए दिव्या, अगर चाहे महाकुंभ की बात हो या फिर सरकारी व्यवस्थाओं की बात, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि महाकुंभ के बहाने कहीं न कहीं मिल्कीपुर उपचुनाव की सीट पर सियासी जमीन तैयार करना है। क्योंकि जिस तरह से ऐलान हुआ उपचुनाव का मिल्कीपुर सीट पर और कहीं न कहीं 31 समाजवादी पार्टी के अंदर भी है, क्योंकि 9 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी हार चुकी है। इस परिणाम के बाद बीजेपी का पारा जोश काफी हाई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यह कहते हुए बीजेपी को घेरा था कि उपचुनाव में बीजेपी ने सरकारी तरीका दुरुपयोग किया है, लेकिन वहीं इसके उलट जिस तरीके से उपचुनाव की सभी सीटों की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी और जो राजनीतिक समीकरण बिठाए उससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब मिल्कीपुर सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और यह कहने की कोशिश कर रही है कि उनका पीडीए फार्मूला ही यहाँ पर जीत दर्ज कराएगा, लेकिन वहीं जिस तरह से बीजेपी ने अपने 6 मंत्रियों को यहाँ पर उतार दिया है, बीजेपी के कई कार्यकर्ता और कई संगठन के नेता अयोध्या में डटे हुए हैं और बीजेपी हर हाल में यहाँ सीट जीतना चाहती है। साफ है कि एक तरफ बाबा का बुलडोजर है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की साइकिल। यह लड़ाई कहीं न कहीं बेहद दिलचस्प और रोचक हो चली है। अब देखना होगा कि जिस तरह से महाकुंभ को लेकर सियासी शब्दबाज छोड़े जा रहे हैं, इसका असर मिल्कीपुर की उप चुनाव में किस तरह हावी होता है, किस तरह असर डालता है, यह देखने वाला होगा। लेकिन एक बात साफ है कि बुलडोजर के आगे साइकिल कितनी टिकती है यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर बुलडोजर की बात करें तो बीजेपी ने सारी ताकत यहाँ पर झोंक दी है और कहीं न कहीं बीजेपी अयोध्या की हारी सीट का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर से भरपाई करना चाहती है। तो वहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है और अगर यह सीट समाजवादी पार्टी जीतती है तो बीजेपी को 27 तक सफाई देनी पड़ेगी और अगर बीजेपी यह सीट अगर जीतती है तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आएगी। और यही वजह है कि हर मुद्दों को लेकर अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ जाती है। और यही वजह है कि जब हरिद्वार में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्नान किया और उसके बाद महाकुंभ में स्नान किया तो यह बात कहीं न कहीं जो है सियासी मोड़ पर आ गई। बीजेपी ने
बड़ा हमला बोला, लेकिन इसके बचाव में भी जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं को चुटकी काटी और मीडिया सेल से यह पोस्ट कराई कि स्नान का तरीका सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीखना चाहिए। यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि योगी बाबा एक महंत है और वह स्नान के तौर तरीकों को जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने स्नान के तरीकों पर सवाल उठाए और यह कहने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से स्नान का तरीका सीखना चाहिए। इसके बाद जिस तरह से सियासी जंग छिड़ी हुई है और एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है, यह कहीं न कहीं जो है काफी दिलचस्प होता चला जा रहा है। ठीक है आसिफ, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसका ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। सूत्रों के अनुसार यह मैनिफेस्टो दोपहर 12 बजे सार्वजनिक किया जा सकता है, जिसमें पार्टी अपना विजन और योजनाओं को जनता के सामने रखेगी। इस मैनिफेस्टो में दिल्ली वासियों के लिए प्रमुख मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सेवाओं के सुधार के संदर्भ में कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर अपने जोर देने के साथ दिल्ली के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई बड़े ऐलान भी कर सकती है। आपको बता दें, आज जारी होगा आपका मैनिफेस्टो, जहां केजरीवाल कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पेंद्र, आज आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल दिव्या, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है और जो विशेष तौर पर देखा जा रहा है, जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उन पर जो फोकस है वो यहाँ पर किया जा रहा है और कई बड़े मुद्दे यहाँ पर जो बने हुए हैं उनका भी केजरीवाल ऐलान कर सकते हैं। और जो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो बड़ी योजनाएं हैं उनका भी ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि कई तरह की बातें हैं जो इस मैनिफेस्टो में ध्यान रखने वाली बातें हैं। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट भी जारी किया है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें बढ़ाकर पेश की गई हैं, क्योंकि जो अब की बार जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी जो वहाँ पर स्थायी प्लॉट हैं उसकी भी वहाँ पर जिक्र किया गया है। और जो यमुना की सफाई है उसको भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बनाया गया। अब आज केजरीवाल 12 बजे अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं और क्या कुछ बड़े मुद्दे उसमें हो सकते हैं, क्या कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं, वो 12 बजे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव की जो जंग चली हुई है और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनावी मुद्दे करने से लगी हुई है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तीनों ही पार्टियां जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, क्योंकि जो जनता है उनके लिए वो कोई ना कोई वादे लेकर रोज हर पार्टी कर रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी 3 गारंटियां हैं उनकी भी घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट भी जारी कर दिया है और आम आदमी पार्टी भी लगातार जो चुनावी वादे करने से लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों में महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक और जो युवा हैं उनके लिए भी कई चुनावी वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने युवाओं के लिए भी 8500 रुपये महीने देने की घोषणा कर दी है। जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी कई तरीके के वादे किए गए हैं। आम आदमी पार्टी जो महिलाएं हैं उनके लिए 2100 रुपये देने का वादा, कांग्रेस 2500 रुपये देने का वादा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब इन वादों को देखते हुए जो बड़ी घोषणाएं हैं वो भी कर सकती है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल है वो बीजेपी पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी वादे कर रही है वो आम आदमी पार्टी के वादे हैं, उनको ही कॉपी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है कि आपके बेशक वो वादे हैं लेकिन आपने कोई वादा पूरा नहीं किया है। अगर हम यमुना की बात करते हैं, यमुना की सफाई की बात करते हैं, तो जो परवेश वर्मा है जो अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने 1-2 दिन पहले देखा भी होगा कि अरविंद
अरविंद केजरीवाल के पोस्टर को यमुना में उन्होंने डुबकी भी लगवाई। और यमुना को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है कि जो छठ पूजा है वहां पर लोगों ने गंदगी में छठ पूजा को बनाया, जबकि वहां पर यमुना की जो शुद्धता है वो होनी चाहिए। उसके अलावा जो और वादे हैं उसको देखते हुए सभी पार्टियां फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी जंग में बनी हुई हैं। जी दिव्या। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, दिल्ली वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणा कर रहे हैं, क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल चुनाव में तो असर देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि जनता तक पहुंचने के लिए जो आम आदमी पार्टी स्पेशल वादे कर रही है, तो ऐसे वादे ढूंढ कर ला रही है कि वो सीधे तौर पर जनता से जुड़ रहे हैं। क्योंकि किसी ने भी जाट आरक्षण का मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में नहीं उठाया, तो अरविंद केजरीवाल जाटों को एक मुद्दा बनाया इस विधानसभा चुनाव में। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दिल्ली के जाट है उनको आरक्षण नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देती दिल्ली के जाटों को। जबकि जो आम आदमी पार्टी में कैलाश गहलोत एक बड़े जाट नेता थे, उन्होंने खुद आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जो जाटों के ऊपर राजनीति अरविंद केजरीवाल ने शुरू की, एक ये भी बड़ा मुद्दा माना जाता है। और इसके अलावा जो गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनको लेकर काफी बातें कही, तो अरविंद केजरीवाल ने इसको भी एक बड़ा मुद्दा बना लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर झुग्गी में रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो सीधा सा मतलब है कि वो अपने आत्महत्या पर साइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से कटाक्ष भी इस विधानसभा चुनाव में किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस में राहुल गांधी ने जो पहली उनकी रैली थी, पहली जनसभा थी दिल्ली के सीलमपुर में, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने टारगेट किया था और साफ तौर पर कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही झूठ बोलते हैं और दोनों के मुद्दे झूठे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन में देखा जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियां एक दूसरे की विरोधी होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसका जो सीधा सा इफेक्ट है वो इंडिया गठबंधन पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो पहले नीतीश कुमार जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक मंच पर लाने का काम किया था, लेकिन वो खुद ही उस समय इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए। और अब इंडिया गठबंधन में जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इंडिया गठबंधन में जो अध्यक्ष की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर एक दूसरे की विरोधी दिल्ली के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दो खेमे बटे हुए हैं। कुछ लोग, कुछ पार्टियां, कुछ दल कांग्रेस के सपोर्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ बड़े दल आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो मजबूत स्थिति में है। तो जो कुछ बड़े इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अगर इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का ही वो जनाधार था जो आम आदमी पार्टी ने छीना है और आम आदमी पार्टी ने जिसकी वजह से अपनी सरकार बनाई। और अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो आम आदमी पार्टी को जरूर नुकसान हो सकता है और फिर बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जरूर फायदा मिल सकता है। दिव्या। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांटे की टक्कर है, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? देखिए, अगर हम त्रिकोणीय मुकाबला बोले तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो कांग्रेस ने अपना जनाधार दिल्ली के अंदर खोया था, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करती है तो जरूर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ हैं उनका मानना ये भी है, वो भी साफ तौर पर दावा करते हैं कि अगर कांग्रेस अपना जनाधार वापस पाना चाहती है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत दिल्ली के अंदर करनी पड़ेगी। राहुल गांधी अभी चुनावी जनसभा कर रहे हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उनको भी चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा और भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हर दिल्ली वासी को पता है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो वो सारा जो वोट बैंक था, वो सारा जो जनाधार था, वो कांग्रेस का ही आम आदमी पार्टी ने छीना था। और दिल्ली के अंदर आज भी ये दावे किए जाते हैं कि जितना अच्छा काम कांग्रेस की उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किया था वो आज तक काम नहीं हुआ। और हर बार कांग्रेस की तरफ से मेट्रो को लेकर बड़ी बातें की जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस ने मेट्रो की दिल्ली में शुरुआत की और उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनी हुई है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर दिल्ली में अब की बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो अरविंद केजरीवाल को जरूर नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि तीनों पार्टियों की तरफ से जो चुनावी वादे हैं, जो जनता को लुभाने के वादे हैं, वो बड़े से बड़े किए जा रहे हैं।
ठीक है, युवाओं के लिए भी अलग वादे किए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए भी वादे किए जा रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी वादे किए जा रहे हैं। अब जनता यहाँ पर खुद सोचने पर मजबूर है कि किसकी तरफ जाया जाए, क्योंकि जो जनता है, जनता के हिसाब से भी कहीं पर बातें ये भी चल जाती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, तो अब की बार अरविंद केजरीवाल को फिर से जो सत्ता की कमान है वो सौंपनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जरूर अब की बार परिवर्तन दिल्ली के अंदर हो सकता है। हालांकि अभी तो चुनाव का दौर है, अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, अभी ना मतगणना हुई है, ना ही जो परिणाम है वो आए हैं, तो वो तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का माहौल दिल्ली के अंदर बनेगा और कौन सत्ता पर अब की बार काबिज होगा। दिव्या, ठीक है पुष्पेन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में डिजिटल ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह के सदस्य सुरेश कुमार सैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर लखनऊ के डॉक्टर सोलंकी से ठगी करने का आरोप था और उनकी एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की गई थी। अब तक एसटीएफ ने इस गिरोह के 11 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। सुरेश सैन ने डॉक्टर सोलंकी को ठगने के बाद कंबोडिया में शरण ली थी, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी ठगी के मामलों में बड़ी सफलता मानी जा रही है। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हुई निरस्त। 6 दिनों तक प्रयागराज नहीं जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बड़ी और अहम जानकारी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से हुई है निरस्त। गोरखपुर से रायबरेली होते हुए प्रयागराज जाती थी ट्रेन। प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त। आपको बता दें, 6 दिनों तक प्रयागराज नहीं जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। गोरखपुर से रायबरेली होते हुए प्रयागराज जाती थी ट्रेन। तो बता दें, रायबरेली से बड़ी खबर, जहां प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हुई निरस्त। 6 दिनों तक प्रयागराज नहीं जाएगी ट्रेन। वहीं मिर्जापुर से बड़ी खबर, जहां विंध्याचल मंदिर में लगे मुर्दाबाद के नारे। वीवीआईपी दर्शन को लेकर हुआ बड़ा बवाल। पुलिस और पंडा के बीच दर्शन को लेकर बवाल। नाराज पांडों ने जमकर काटा बवाल। मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला, एसडीएम सदर गुलाब चंद और सीओ लालगंज ने करवाया समझौता। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम का यह पूरा मामला। मिर्जापुर से बड़ी खबर, जहां मंदिर में लगे मुर्दाबाद के नारे। पुलिस और पंडा के बीच दर्शन को लेकर हुआ बड़ा बवाल। मथुरा से बड़ी खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले में सुनवाई आज 2 बजे मामले में होगी सुनवाई। शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से जवाब दावे में संशोधन करने की अर्जी पर होगी सुनवाई। तो बता दें, श्री कृष्ण इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले में आज होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।